अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले हम उसके कुछ बैकग्राउंड्स जो है ना उसको जान लेते हैं कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो पहले तो है ना क्या है कि साइज़ ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल, मतलब उसका जो साइज़ एटम का बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है कि एज़ वन पेंसिल डॉट, मतलब एक पेंसिल का अगर डॉट लगाएंगे तो उसमें तकरीबन कितने एटम्स होते हैं, 2 मिलियन एटम होते हैं। तो अब एक डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स हैं, मतलब 20 लाख के करीब एटम हैं। तो फिर मतलब बहुत छोटा साइज़ होता है एटम का। सो वी नीड स्मॉल स्केल आर स्टैंडर्ड टू मेजर द मास ऑफ एटम। तो हमें छोटा साइज़ चाहिए, छोटा स्केल चाहिए, छोटा स्टैंडर्ड चाहिए है। जिस तरह हम चीनी को अब किलो में माप सकते हैं, लेकिन जो एटम है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको माप नहीं सकते किलोग्राम्स के अंदर। तो हमारे पास छोटा स्केल होना चाहिए। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, सेकेंडली a method which can be used for determining the atomic mass of an atom। जो दूसरा मेथड इख्तियार कर सकते थे वो हम ये था कि जो एलिमेंट्स टोटल मास, जो किसी भी चीज़ का टोटल मास और उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उस पर डिवाइड कर दें तो एक एटम का आ जाता है। लेकिन हम जो एलिमेंट है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स को नहीं बता सकते। बट द एटम्स आर सो मैनी दैट दे कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब एटम इतने ज़्यादा होते हैं ना तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये तरीका भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड पे जो पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट केमिस्ट टेक हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड बट द रिजेक्टेड दिस। मतलब पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो स्टैंडर्ड लिया गया था वो हाइड्रोजन को लिया गया था, लेकिन उसकी कुछ रीज़न से जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। पहली रीज़न क्या थी, इट गिव्स ओनली होल नंबर मास एटम्स। मतलब जो एटम्स जिनका होल नंबर था ना उसको उसका ही मास नंबर बताता था, जो फ्रैक्शंस के अंदर होते थे ना तो उनको नहीं बताता था। और हमें पता है, वी नो दैट एटम्स कैन हैव मास नंबर या एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है ड्यू टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास बाय ऑफ आइसोटोप्स। मतलब आइसोटोप्स की एवरेज की वजह से क्या होता है, उसका एटम का एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में हो सकता है, तो उसको नहीं बताता था। वो सिर्फ होल नंबर वाले को बताता, फ्रैक्शन वाले को नहीं बताता था। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये गैस है, मतलब गैस को हम स्टैंडर्ड के तौर पर वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ होनी चाहिए ज़्यादातर। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, फ्लेमेबल। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लेमेबल भी था, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो ऑक्सीजन जो है ना वो भी फिर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया जाने लगा। ऑक्सीजन इज़ आल्सो यूज्ड एज रेफरेंस बट इट इज़ आल्सो रिजेक्टेड ड्यू टू सेम फर्स्ट रीज़न ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो पहली रीज़न थी कि ये भी क्या देता था, होल नंबर में एटॉमिक मास देता था, फ्रैक्शंस के अंदर एटम्स को नहीं देता था। आगे डेफिनेशन लिख रखी है रिलेटिव एटॉमिक मास की। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द 1/12 ऑफ कार्बन एटम। मतलब कंपैरिजन किससे करना है, 1/12 कार्बन एटम का। मतलब कार्बन जो 12 है उसका 1/12वां हिस्सा जो है ना उसके साथ कंपैरिजन करके हम मास बनाएंगे। हम कंपैरिजन जो है ना हमेशा किसके साथ करते हैं, हम स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। जैसे कि हमने अगर फ़र्ज़ किया 1 किलो चीनी लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम 1 किलो बाट रखेंगे उसके दूसरे पल्ले के अंदर और साथ में उसके साथ कंपैरिजन करके और इस चीनी को तोल लेंगे। इसी तरीके से ये जो कार्बन 1/12 हिस्सा है इसको भी हम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं और उससे दूसरी चीज़ों को मास जो है ना मेजर कर सकते हैं कि हमने कितने बाट रखे हैं इधर। अच्छा जी, वाई कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 ही क्यों यूज़ करते हैं, हम कार्बन 13 14 क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि मोस्ट अबंडेंट जो कार्बन के आइसोटोप में से मोस्ट अबंडेंट जो आइसोटोप है वो कार्बन 12 है, मतलब 98% होता है और ज़्यादातर ये स्टेबल भी होता है। इसी वजह से हम कार्बन 12 को रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे आ जाता है इसका स्केल, कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। तो इसको हम AMU के अंदर मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 जो है उसका 1/12वां हिस्सा जो है उसका मास के लिहाज से इन मास, तो वो क्या होगा 1 AMU। और वो 1 AMU ग्राम्स के अंदर क्या होगा, 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24। और अगर किलोग्राम के अंदर कहेंगे तो 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27।
हम इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं। हमारे पास कार्बन 12 जो है ना, उसके 12 हिस्सा ही कर देते हैं, और 1/12 का मतलब एक हिस्सा हम उसका ले लेते हैं 12 में से। जब एक हिस्सा लेंगे, जिस तरह हमारे पास 1 किलोग्राम का बाट होता है, उसी तरीके से इसको स्टैंडर्ड के तौर पर हमने ले लिया है। ठीक है जी। अब हमने हाइड्रोजन का फ़र्ज़ किया मास मेजर करना है, तो हम क्या रखेंगे, एक साइड पे एक हाइड्रोजन रखेंगे और दूसरी साइड पे वो जो एटॉमिक मास वाला एक जो हमने हिस्सा लिया है उसको रख देना है हमने, एक AMU। जब एक रखेंगे तो अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। अब आगे फ़र्ज किया हम लेते हैं यहाँ पर हीलियम को। किस चीज़ को ले रहे हैं यहाँ पर, हीलियम को। अब हीलियम का हमें नहीं पता कि मास कितना है, एटॉमिक मास। पहले हमें तो पता है, मतलब अब तो पता है कि 4 होता है वैसे ही, लेकिन अगर नहीं पता हमारे पास तो हम क्या करेंगे, एक पलटे के अंदर हम हीलियम रखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या रख देंगे, 4 हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे मज़ीद जो एटॉमिक मास है। तब हमें पता चलेगा कि अगर 4 जो बॉट है, 4 जो एटॉमिक मास यूनिट है वो रखेंगे, तब जाके हीलियम के साइज़ के बराबर होगा, तब जाके बैलेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो 4 है। मतलब जो कार्बन का 1/12 हिस्सा है उसके साथ हम कंपैरिजन करके सबका एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।